इस लेक्चर में हम अलग अलग तरह की एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और हेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत तरह की एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन होती हैं, जैसी रिएक्शन और वैसा उसका एंथैल्पी चेंज होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो इससे पहले मैं बात शुरू करूं, मैं आपको बता दूं ये सारी एंथैल्पीज स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पीज हैं। ठीक है, इन सब के पहले एक शब्द लगाएंगे स्टैंडर्ड मोलार। इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे जो कि 298 केल्विन है। हम स्टैंडर्ड प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे जो कि 1 बार है, और हम या तो 1 मोल सब्सटेंस की बात करेंगे या हम 1 मोल रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी आप कहें कि स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी चेंज, तो आपको ध्यान रखना होगा टेम्परेचर स्टैंडर्ड यानी 298 केल्विन रहेगा, प्रेशर 1 बार रहेगा और सब्सटेंस 1 मोल रहेगा या 1 मोल रिएक्शन रहेगा। अब साथ ही साथ एक बात और याद रखना, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को अपनी नेटिव स्टेट में होना होगा, जिस स्टेट में वो रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, तो अगर मैं इसमें जरा सा मॉडिफिकेशन कर दूं तो मैं इसको पढ़ूंगा स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और यहां पर एक साइन लगा दूंगा नॉट का। तो अब इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंबशन। इसका मतलब क्या है कि हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली कंबस्टेड और ऑक्सीडाइज्ड और बर्न्ट in presence of oxygen at 298 Kelvin and 1 bar pressure, or such that all the reactants and products are in their कैसी state? Native state. तो all the reactants and products are in their native state. Native state मतलब जिस स्टेट में वो रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। तो हम यदि लिखना चाहें व्हाट इज स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हम 1 मोल मीथेन को जलाएंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, जिससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इस प्रोसेस में 890.4 किलो जूल हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। तो what is enthalpy of combustion? The change in enthalpy when 1 mole of a substance is completely oxidized in presence of oxygen at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure, such that all the reactants and products are in their native state. अब मैं आपसे कहूं कि एंथैल्पी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कितनी होगी, तो आप कार्बन लेंगे सॉलिड स्टेट में, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन होना चाहिए गैसियस स्टेट में, और वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये सारा प्रोसेस 298 केल्विन पर होना चाहिए, 1 बार प्रेशर पर होना चाहिए, और देखो सभी को अपनी नेटिव स्टेट में होना चाहिए। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब एक टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू। सिंपल सी बात है, 1 ग्राम सब्सटेंस को जलाने पर या ऑक्सीडाइज करने पर उससे कितनी हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, यहां ग्लूकोज का एग्जांपल दिया गया है, तो यदि हम 1 ग्राम ग्लूकोज को जलाएं तो उससे 15.78 किलो जूल हीट एनर्जी निकलती है। तो what is calorific value? The amount of heat produced in joules or calories when it is completely combusted. ठीक है, तो फूड होगा तो हम कह देंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फ्यूल होगा तो हम कह देंगे कंबशन हो रहा है। अब इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट की। हाइड्रोजन एलिमेंट H2 की फॉर्म में पाया जाता है।
हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। यानी अभी तक जितने भी फ्यूल्स हमें मालूम है उसमें यदि हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो हाइड्रोजन पर ग्राम सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 150 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर 150 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज होगी। अब इसके बाद एक टर्म है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, या इसको ऐसा भी कह सकते हो चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि तुम्हें ध्यान है ना, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी चेंज को हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज भी कहते हैं। तो पढ़ें दोबारा से डेफिनेशन को। द हीट एब्जॉर्ब्ड और released when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements at STP। वो तो शर्त है ही, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरी शर्त क्या है? सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अपनी नेटिव स्टेट में होना चाहिए। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें बनाकर देता हूं। मुझसे किसी ने कहा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है x किलो जूल पर मोल। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो दोबारा से सुनो, इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। इससे हमें जो बात समझ में आई कि हमें 1 मोल मीथेन बनाना है। ठीक, किस चीज से बनाना है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है। तो मीथेन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? कार्बन, ठीक, और हाइड्रोजन। और शर्त क्या है? कि सभी एलिमेंट्स अपनी नेटिव स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, और चाहे वो मीथेन हो, सबको नेटिव स्टेट में होना चाहिए। और ये सारा प्रोसेस तुम्हें किस टेम्परेचर और प्रेशर पर करना है? ये तुम्हें 298 केल्विन टेम्परेचर पर करना है और 1 बार प्रेशर पर करना है। तो द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स constituent elements at STP such that all the reactants and products are in their native state, that is called as enthalpy of formation। अब तुम कोशिश करके देखो, क्या तुम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन जो कि लिक्विड होता है उसके लिए इक्वेशन बना सकते हो? बिल्कुल बन जाएगी। सबसे पहली बात तो तुम्हें बेंजीन बनाना है। कितना बनाना है? 1 मोल बनाना है। कौन सी स्टेट में बनाना है? लिक्विड स्टेट में बनाना है, क्योंकि नेटिव स्टेट इसकी क्या? लिक्विड। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या क्या है? कार्बन जिसकी स्टेट होती है सॉलिड, हाइड्रोजन दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिसकी स्टेट होती है गैस। इक्वेशन को बैलेंस भी करना है तुमने, ठीक, और टेम्परेचर रहना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर रहना चाहिए 1 बार। तो इस समय जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अब यहां नॉट लगाने का मतलब क्या है? कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड मोलार कंडीशंस। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करना सीख लीजिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो यहां पर ये एग्जांपल मैंने दे रखा है, C+O2 CO2, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, STP पर बनाना है, ठीक है, और सभी को अपनी नेटिव स्टेट में होना चाहिए। अब एक गौर करने वाली बात है कि किसी भी एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सदा 0 रहती है। क्यों भाई? एलिमेंट तो बना बनाया है, उसको तुम किस एलिमेंट से बनाओगे? कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओगे, एलिमेंट को तो नहीं बनाओगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज 0। ठीक, अब क्या हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? भाई मैंने तुम्हें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का पहले एक तरीका बताया था। वो तरीका था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पीज ऑफ
रिएक्टेंट्स। आप प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर दें। लेकिन इस बार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर देंगे। देखो मैं एक एग्जांपल बनाता हूं इसका। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और इस नॉट लगाने का मतलब स्टैंडर्ड मोलर हो गया। दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, हालांकि एफ लिखने का मतलब फॉर्मेशन ही होता है, ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मुझे यही इक्वेशन दे रखी है, मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O लिक्विड, और मुझे इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज पता करनी है। तो मैं इसका फार्मूला बनाऊंगा, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, देखो ये प्रोडक्ट CO2 है, प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन जोड़ दी, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब इसमें एक बात गौर करने वाली है कि भाई ऑक्सीजन तो एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट, और एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन की 0 हो जाएगी। तो इस फार्मूले में से हम इस फैक्टर को बाद में हटा देंगे, तो हमारा फार्मूला क्या रह जाएगा, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ऑक्सीजन की एंथैल्पी को हमने 0 मान लिया, क्यों, क्योंकि वो एक एलिमेंट है। अब चलो जरा लॉट कराओ, ये देखो, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये तो फार्मूला है भाई, विजिबल होगा तुम्हें फार्मूला, ये तो हो गया फार्मूला। अब यही वाली इक्वेशन है, देखो बाई चांस, अब यहां वैल्यूज गिवन है, तुम्हें वैल्यू गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है -393.5 किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है -285.8 किलो जूल पर मोल, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गिवन है -74.9 किलो जूल पर मोल। और जब मैं इन वैल्यूज को, देखो ये वैल्यू यहां आ गई, ये वैल्यू यहां आ गई, ये वैल्यू यहां आ गई, तो जब मैं इन वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करूंगा, फार्मूले में डालूंगा, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी -890.2 किलो जूल। ओके, अब एक बात ध्यान रखना, ये एक मोल रिएक्शन की एंथैल्पी है। ठीक है, ये एक मोल रिएक्शन की एंथैल्पी है, और ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप यदि किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर दें। ओके, चलिए आगे एंथैल्पीज देखते हैं। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। देखो एक छोटी सी बात मैं बताना इसमें भूल गया हूं, एक बात आप याद रखिएगा, जिन कंपाउंड्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है उन कंपाउंड्स को एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहा जाता है। तो व्हाट आर एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स, बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए चौंकाने वाली हैं। अभी तक तो आपने पढ़ा था रिएक्शन एक्सो या एंडो होती है, लेकिन एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सच कंपाउंड्स whose enthalpy of formation is
नेगेटिव, उनको कहते एक्सोथर्मिक कंपाउंड। और अब तुम समझ गए होंगे एंडोथर्मिक कंपाउंड किसको कहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब केमिस्ट्री का एक रूल है, लेस द एनर्जी है और मोर द स्टेबिलिटी। लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। यदि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखो अगर इन कंपाउंड्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि इनके बनते वक्त एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने का मतलब है एनर्जी कंटेंट कम हो गया। एनर्जी कंटेंट कम होने का मतलब एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक। और एंडोथर्मिक कंपाउंड क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके बनते हैं, सिस्टम का एनर्जी कम कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है और एनर्जी कंटेंट क्योंकि बढ़ जाता है तो उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है, तो वो कम स्टेबल होते हैं। ठीक। तो दो तरह के कंपाउंड हो गए भाई, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। अब मैं जरा इसको हटा देता हूं, आगे चलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो आप सब जानते हो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड is completely neutralized by 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। ठीक है। और सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए जिससे आयनाइजेशन पूरा हो सके। देखो इसमें एक समस्या है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि 1 मोल एसिड न्यूट्रलाइज कर सकता है 1 मोल बेस को। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि 1 मोल एसिड 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये कंसेप्ट गलत है। सही कंसेप्ट क्या है? सही कंसेप्ट ये है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, ठीक, न्यूट्रलाइजेस, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज करता है। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड कितना होता है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। दैट अमाउंट ऑफ एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड कितना होता है? दैट अमाउंट ऑफ एसिड which gives 1 mole H ions in excess of water। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कितने मोल तुम एसिड लोगे भाई, हमें तो उस एसिड से तुम 1 मोल H आयन दिलवा दो तो हम उसी को 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड कह देंगे। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस कितना होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस होता है दैट अमाउंट ऑफ बेस, बोलो क्या होना चाहिए? दैट अमाउंट ऑफ बेस दैट गिव्स 1 मोल OH आयंस। अब जाहिर सी बात है 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड से 1 मोल H आयन मिले, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से 1 मोल OH आयन मिले और 1 मोल H आयन और 1 मोल OH आयन मिलके क्या बना लेंगे? 1 मोल वाटर बना लेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, 1 मोल H आयन 1 मोल OH आयन के साथ मिलकर 1 मोल वाटर बनाते हैं। ये जरूरी चीज है। चलो अब जरा वापस लौट कर आते हैं। ये तो तुम समझ गए ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। तो हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। और डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए लेना है कि एसिड या बेस पूरी तरह से आयनाइज हो जाने चाहिए। देखो ये जो लॉ है इसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जो पूरी तरह से टूटेगा, हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जो पूरी तरह से टूटेगा और इससे बनेगा 1 मोल, पूरा 1 मोल वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा
57.1 किलो जूल पर मोल ही होती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -57.1। अब ये तो तुम समझ गए होंगे, -57.1 का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब हीट इवॉल्व होती है। तो देखो जरा पढ़ो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इस डॉट का मतलब समझते हो, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल एच आयन न्यूट्रलाइज 1 मोल OH आयन टू फॉर्म 1 मोल वाटर। ठीक, अब कुछ केसेस में अगर एसिड या बेस वीक हो तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है 57.1 ही हो। तो ये कंसेप्ट 57 वाला जो लगता है 51.1 वाला, वो किस पर लगता है, ये एक्चुअली 57.1 है बेटे, 51.1 लिखा गया है। तो ये 57.1 वाला जो कंसेप्ट लगता है ये केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन पर लगता है। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी बात है, किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो या तो डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा या डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा। अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी पॉजिटिव, और यदि डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन हो जाएगी कैसी, नेगेटिव। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव इफ डिसोल्यूशन इज, ये तो बात समझते हो तुम, एंडोथर्मिक। जैसे पानी में चीनी घोलते हो, ठंडे पानी में चीनी कम घुलती है, गर्म पानी में चीनी ज्यादा घुलती है। तो पानी में शुगर का, चीनी का डिसोल्यूशन कैसा है, एंडोथर्मिक, तो उसकी डेल्टा एच पॉजिटिव होगी। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यदि नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन जो है तुम्हारा वो कैसा है, दैट इज एक्सोथर्मिक। अब देखो बहुत सिंपल सी बात बताऊं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हो, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है स्लेग लाइम। अब इस प्रोसेस में ये एक तरह का डिसोल्यूशन ही है, इस प्रोसेस में डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, ठीक, पानी उबलने लगता है। ठीक, चल वापस आते हैं, जरा एक बार पढ़ें इसको। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब सारी बातें स्टैंडर्ड मोलर की हो रही हैं, एक मोल सब्सटेंस डिसॉल्व करोगे, ठीक है, एसटीपी पर। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट is the enthalpy change when 1 mole of the substance is dissolved in a specified amount of solvent। ठीक, अब एक बात देखो, मान लो तुमने 1 मोल सॉल्ट लिया, नमक, अब तुमने उसे 50 ml पानी में डाला, 1 मोल नमक को 50 ml पानी में डाला, तो क्या गारंटी है कि वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो उस समय इस एंथैल्पी को कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर तुमने 1 मोल NaCl को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डाला, यानी आपने इतना सॉल्वेंट ऐड किया कि सॉल्यूट पूरी तरह से घुल गया और ज्यादा सॉल्वेंट डालने का अब कोई फायदा नहीं होगा, तो कहेंगे तो उसको भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बस एक टर्म लगा देंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट स्पेसिफाइड होता है, ठीक, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सॉल्वेंट का जो कंटेंट मास होता है या सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन और एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, फिर भी आप पढ़ के देख लें। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे KCl का पानी में डिसॉल्व होना, और एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कॉपर सल्फेट का पानी में डिसॉल्व होना। आप सबने कॉपर सल्फेट देखा है, नीले रंग के क्रिस्टल होते हैं, जब उन्हें पानी में डिसॉल्व करें तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो यहां एक खास बात लिखी है, हम सॉल्ट को देखकर ये बता सकते हैं कि उसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा।
तो पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव किन सॉल्ट्स की होती है? जो या तो हाइड्रेट्स बनाते ही नहीं, जैसे NaCl, KCl, KClO3, या जो ऑलरेडी हाइड्रेटेड फॉर्म में हैं, यानी जिन सॉल्ट्स के हाइड्रेट बनने के चांसेस नहीं है किसी भी कारण से, उन सभी की एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होती है। चलिए, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। देखो, डिसोल्यूशन प्रोसेस ये बहुत काम में आने वाली चीज है। मान लीजिए आपने NaCl को, NaCl आपका सॉल्यूट है, आपने पानी में डिसॉल्व करना है, पानी आपका सॉल्वेंट है। तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में दो स्टेप्स जरूर इन्वॉल्व होते हैं। पहला काम तो ये है कि आप NaCl को NaCl के मॉलिक्यूल से तोड़िए। ठीक है भाई, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो पहला काम है आपने सॉल्यूट इंटरेक्शंस को तोड़ना है, ये काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि पानी के मॉलिक्यूल भी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हम उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दूसरा काम यह है कि आप पानी के मॉलिक्यूल को पानी के मॉलिक्यूल से तोड़िए। ठीक है, तो पहला काम यह है सॉल्यूट को सॉल्यूट से तोड़िए, दूसरा काम क्या है? सॉल्वेंट को सॉल्वेंट से तोड़िए। ठीक, अब इन दोनों ही कामों में, पानी को पानी से तोड़ने में और नमक को NaCl को NaCl से तोड़ने में, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, पहली बात बता दूं कि इस काम में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इस एनर्जी को कहते हैं हम लैटिस एंथैल्पी, और कई नामों से भी जानते हैं, लेकिन फिलहाल इस एनर्जी का नाम क्या है? लैटिस एंथैल्पी, और ये एक तरह का खर्च है। अब एक बार आपने NaCl को NaCl से तोड़ लिया, पानी को पानी से तोड़ लिया, तो तीसरा काम क्या होगा? तीसरा काम ये होगा कि अब ये NaCl और वाटर, ठीक भाई, NaCl अलग होकर आया, ये NaCl पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा। हालांकि एग्जैक्टली इस तरह के इंटरेक्शन नहीं होते, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं बताता हूं। अब नए इंटरेक्शन बनेंगे जिनको कहते हैं हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। तो पुराने इंटरेक्शन टूटे और नए इंटरेक्शन बने। इस प्रोसेस में एनर्जी इज रिलीज्ड, इस बार एब्जॉर्ब नहीं होगी, इस बार रिलीज होगी। इस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये एक तरह का क्या है? फायदा। अब आप समझ सकते हैं कि खर्च होना चाहिए कम और फायदा होना चाहिए ज्यादा। तो दोनों चीजों को हम समराइज करते हैं और हम जनरलाइज करते हैं कंसेप्ट को कि बढ़िया सॉल्युबिलिटी के लिए क्या जरूरी है। फॉर ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में कब ज्यादा होगी? वो तब ज्यादा होगी जब हाइड्रेशन एंथैल्पी तो हो हाई। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी हो हाई और लैटिस एंथैल्पी हो लो, यानी खर्चा हो कम और फायदा हो ज्यादा। देखो, ऐसे भी याद कर सकते हो, H फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी होनी चाहिए हाई, और L फॉर लैटिस, लैटिस एंथैल्पी होनी चाहिए लो। तो ठीक है, कोई भी सब्सटेंस यदि पानी में डिसॉल्व करना है तो उस प्रोसेस की लैटिस एंथैल्पी कम, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए। तो फाइनल बात कहता हूं, अगर कोई सॉल्यूट आप पानी में घोलना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? लैटिस एंथैल्पी कम और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। चलो अब तुम इसको देखो, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स: dissociation of ionic solids into free ions, which requires energy, which is called as lattice enthalpy, and hydration or solvation of ions with water. In this process, energy is released, which is called as hydration enthalpy,
एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब हम लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों को जोड़ देंगे तब हमें मिलेगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और यदि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आए तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आए तो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है। देखो यहां लिखा भी है मैंने, फॉर ग्रेटर सॉल्युबिलिटी लैटिस एंथैल्पी लो होनी चाहिए और हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलें जरा। लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन है। लैटिस एंथैल्पी की क्या डेफिनेशन है? देखो लैटिस एंथैल्पी यूजुअली आयनिक कंपाउंड पर अप्लाई होता है। हमारे पास, चलो मैं लिखकर बताता हूं तुम्हें व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। ये बात याद रखना कि सारा काम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हो रहा है, स्टैंडर्ड प्रेशर पर हो रहा है, एक मोल सब्सटेंस है और सभी अपनी नेटिव स्टेट में है। ये चार बातें याद रखना। तो द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट। आपको क्या करना है, आपने एक मोल कोई भी आयनिक कंपाउंड लेना है। मान लो आपने एक मोल NaCl ले लिया, और NaCl कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में है क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड। तो एक मोल NaCl को आपने तोड़ना है किस चीज में? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। तो इससे बनेंगे एक मोल सोडियम आयंस और एक मोल क्लोराइड आयंस। लेकिन कैसी स्टेट में लाना है इन्हें? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्यों लाना है? क्योंकि इनके बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्जन बाकी नहीं बचना चाहिए। तो द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड is dissociated into its ions in gaseous state at STP, then it is called as enthalpy of lattice या lattice enthalpy। ठीक है जी। एक मोल आयनिक कंपाउंड्स को पूरी तरह से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने के लिए, गैसियस स्टेट में तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक। अब चलो बात करें हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन में फर्क है भाई। एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन में तो हम पानी में पूरी तरह से घोल देते हैं सब्सटेंस को, लेकिन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में आपको कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेट करना है। अब आपको एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड कंपाउंड के बारे में तो मालूम होगा। चलिए देखिए जरा, हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, ठीक, सॉलिड कॉपर सल्फेट है, इसका जो कलर होता है वाइट होता है, और हम इसको पढ़ते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, एनहाइड्रस विदाउट वाटर। अब यदि हम इसको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में 5 पानी के मॉलिक्यूल दे दें तो ये चेंज हो जाता है CuSO4.5H2O। ये डिसॉल्व हुई है पानी के मॉलिक्यूल, ये डिसॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक, बस इन्होंने इसको हाइड्रेट कर दिया है। अब इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक। और इसका जो कलर होता है आप लोग जानते हैं वो ब्लू होता है। तो किसी भी एनहाइड्रस कंपाउंड को जब हम हाइड्रेटेड कंपाउंड में बदलते हैं तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और देखिए यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कॉपर सल्फेट का है वो कितना है? 78.2 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट टर्म है हमारी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। एक मोल सब्सटेंस को, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो मीथेन गैस हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, एक मोल सब्सटेंस को हमें पूरी तरह से उसके आयन, उसमें एटम्स में तोड़ देना है, गैसियस स्टेट में ले आना है।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। उस समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन, दैट इज +1665 किलोजूल पर मोल। यानी एक मोल मीथेन को यदि पूरी तरह से आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में तोड़ दें और उन एटम्स को आप गैसियस स्टेट में ले आए तो उसके लिए 1665 किलोजूल एनर्जी खर्च होगी। ठीक, अब आप सोचो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम कुछ होगी या नहीं होगी? अगर मैं आपसे पूछूं क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम कुछ होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। आपने एक मोल सोडियम क्रिस्टल लिया, अब सोडियम एटम्स के बीच में जो होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक, आपने क्या करना है कि आपको एक मोल सोडियम के क्रिस्टल के बीच की मेटालिक बॉन्डिंग को तोड़ना है और आपको उनको एक मोल सोडियम एटम्स में बदलना है गैसियस स्टेट में। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी, उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। ठीक, अब एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की बात की जाए। क्या है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन? देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। हम किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करके उसे पूरी तरह से उसके आयंस में तोड़ दें। हमने एक मोल HCl गैस लिया, उसे पानी में डिसॉल्व करा और हमने उसको आयंस में बदलकर आयंस में तोड़ दिया, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक, अब इसमें एक बात तुम्हें बता दूं, ये लैटिस एंथैल्पी तो है नहीं। ये जो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है ये कोवलेंट कंपाउंड्स पर अप्लाई होती है, ना कि आयनिक कंपाउंड पर। तो एक मोल पोलर कोवलेंट कंपाउंड को पूरी तरह से उसके आयंस में कन्वर्ट करके उन आयंस को तोड़ के उन आयंस को एक्वस स्टेट में कन्वर्ट करना है, यानी उन्हें हाइड्रेट करना है। 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है जैसे HCl, ठीक, पहली बात तो ये पोलर है, तो पहला काम तो ये करो कि आप इसको तोड़ो। किस चीज में? H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में, क्योंकि HCl में आयन नहीं होते। आप किसी तरीके से इनके आयंस बनाओ। अब इन आयंस को एक दूसरे से अलग करो। ठीक है, इसको अलग करो और इस आयन को, ये Cl नेगेटिव आयन है, अलग करो। अब इनको पानी के साथ हाइड्रेट करो, H पॉजिटिव एक्वस बनाओ और इसको Cl नेगेटिव एक्वस बनाओ। इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। हालांकि ये सारे काम एक साथ होते हैं, हम ही कह रहे हैं कि जी पहले आयन बना लो और ये कर लो और वो कर लो, ये सभी काम एक साथ होते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्मेशन। एक एलोट्रॉपिक फॉर्म को जब हम दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में बदलते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो एक मोल ग्रेफाइट है, ये कार्बन की पहली एलोट्रॉपिक फॉर्म है, हम उसे एक मोल ग्रेफाइट को एक मोल डायमंड में कन्वर्ट करें तो कितना एंथैल्पी चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आप समझते हैं, एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में बदलना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर बदलना है। ठीक, उसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल, एक मोल पानी को, पानी की जो, वैसे पानी तो नहीं कहना चाहिए, एक मोल आइस को एक मोल वाटर में कन्वर्ट करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर।
ठीक, यानी टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, केवल आइस स्टेट बदलकर वाटर में चेंज हो जानी चाहिए। उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यदि हम 1 मोल आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ले लें और उसे 6 किलो जूल एनर्जी दे दें तो वो 1 मोल वाटर में बदल जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में बदलना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है जी, यहां क्या कर रहे हैं, 1 मोल वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे और उसको 1 मोल स्टीम में बदलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। ठीक, इस प्रोसेस में 40.7 किलो जूल हीट एनर्जी खर्च होगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कहा था 1 मोल सब्सटेंस हो, चलो ठीक है, प्रेशर 1 बार हो वो भी ठीक है, लेकिन टेम्परेचर की तो समस्या है। टेम्परेचर तो यहाँ 100 डिग्री ले रहे हैं, तो जो प्रोसेस आप शुरू करेंगे वो शुरुआत 298 पर ही करेंगे। ठीक, उसके बाद टेम्परेचर बढ़े या घटे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, 1 मोल सॉलिड को पूरी तरह से उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है एसटीपी पर, और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट पर उसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक, अब इसके बाद ये जो हेस लॉ है, देखो भाई अब इस हेस लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि साथ में मैं इसके न्यूमेरिकल भी तुम्हें बताऊंगा। ओके, तो हेस लॉ को अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये सारे जो मैंने तुम्हें चीजें दिखाई ये अब हेस लॉ में आ जाएंगी। ठीक, तो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। थोड़ा सा आइडिया तुम इससे ले सकते हो, देखो ये हेस लॉ वाला पेज है, थोड़ा सा पढ़ के रखना। ये हेस लॉ के बाद बॉर्न-हेवर्ट साइकिल है जो हेस लॉ पर बेस्ड है। ये हेस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल हैं, ठीक, जिन्हें मैं तुम्हें बताऊंगा।